हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। बहुत सारे टॉपिक हैं अलग अलग, उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे एक एक टॉपिक पे, जैसे आप देख रहे हैं ये सब कुछ। तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए। और पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस भारतीय खिलाड़ी ने आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है? ये अवार्ड है 21 का, लेकिन मिला है 22 में। आंसर होगा स्मृति मंधाना। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर हैं, बल्लेबाज हैं स्मृति मंधाना। तो उनको 24 जनवरी 2022 को वर्ष 2021 के लिए आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया और दूसरी बार ऐसा है जब उनको ये अवार्ड मिल रहा है। इससे पहले 2018 में आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर से उनको सम्मानित किया गया था। ओके, और 2021 में जो इन्होंने परफॉर्म किए हैं उसके आधार पर इनको ये अवार्ड मिल रहा है। 2021 में उन्होंने 22 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 38.86 के औसत से एक शतक और 5 अर्धशतक के साथ साथ टोटल 855 रन बनाए थे। ठीक है, स्मृति मंधाना उस बारे में तो आप जानते ही होंगे। उनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1996 को मुंबई में और बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया पिछली बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? आंसर होगा शाहीन शाह आफरीदी। ओके, फोटोग्राफ न्यूज़ ये रहा और ये रहा फोटोग्राफ। कौन है ये? तो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज। तो इनको भी 24 जनवरी 2022 को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये अवार्ड पाने वाले वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस कम्युनिकेशन सर्विस की टेस्टिंग के डर से एयर इंडिया सहित दुनिया की जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उसने अमेरिका में विमानों की फ्लाइट रोक दी, नहीं लगी? आंसर होगा 5G। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि एयर इंडिया ने कैंसिल किया था 2-3 दिनों तक। क्या हुआ था, क्यों ऐसा हुआ? देखिए, अमेरिका में टेलीकॉम कंपनी है AT&T, तो उसने 5G की टेस्टिंग शुरू की थी और एयरपोर्ट के आसपास भी उसकी टेस्टिंग होनी थी 5G की। तो एयरलाइंस कंपनियों का ये कहना है कि 5G जो है वो जो फ्लाइट्स हैं यानी विमान है उसके लिए घातक है और इसकी वजह से सारी फ्लाइटें रोकनी पड़ी थी। अमेरिका भेजने से भी इनकार कर दिया था कई कंपनियों ने। क्या मामला है? दरअसल होता ये है कि 5G के सेटअप में सी बैंड का इस्तेमाल होता है जो कि 3700 से 3800 मेगाहर्ट्ज़ होता है उसकी रेंज फ्रीक्वेंसी, या फिर 3700 से 4200 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है। जबकि एयरक्राफ्ट में जो रेडियो अल्टीमीटर होता है वो उसकी भी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इसी के नज़दीक होती है। और ये अल्टीमीटर यहाँ 2 होता है, एक यहाँ और एक यहाँ, ये 2 जगह लगाए जाते हैं। और ये अल्टीमीटर क्या करता है? तो ये अल्टीमीटर जो है वो एटीट्यूड और हाइट इसको मापने का काम करता है। अगर ये इक्विपमेंट काम नहीं करे तो विमान उसे नहीं पता चलेगा कि वो किस स्थिति पर उड़ रहा है, कहाँ पे उड़ रहा है, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है और जो ट्रेन है, जो सतह है, उससे उसकी कितनी ऊंचाई है। तो ये चीज़ का पता नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी लगभग मैच करती है। ठीक है, एयरक्राफ्ट में 2 तरह के अल्टीमीटर होते हैं, एक प्रेशर अल्टीमीटर होता है और दूसरा रेडियो अल्टीमीटर होता है। तो प्रेशर अल्टीमीटर जो है वो एल्टीट्यूड मापता है, मतलब कि समुद्र तल से आपकी कितनी ऊंचाई है, और दूसरा अल्टीमीटर होता है जो कि ये हाइट को मापता है कि हम सतह से कितनी ऊंचाई पर हैं। ओके, और इसी अल्टीमीटर की वजह से हम कम्युनिकेट कर पाता है जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उससे पायलट। तो ऐसे में क्या होगा कि 5G की जो टेक्नोलॉजी है, 5G का जो सिग्नल है, अब यहाँ 5G है और इसका सिग्नल अगर प्लेन के पास से मैच कर गया, या प्लेन बहुत नज़दीक उड़ रहा है, कहीं भी आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी, और वहाँ पर 5G इक्विपमेंट लगे हैं और वो उसी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल इस्तेमाल करते हैं जिसके आसपास फ्लाइट इस्तेमाल करता है, तो ऐसे में इस फ्लाइट के पायलट को गलत सिग्नल मिल सकते हैं। मान लो कि वो 400 फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन उससे सिग्नल मिलेगा कि वो 300 फीट की ऊंचाई पर है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो ऐसे में उसे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसकी वजह से काफ़ी विवाद हुआ
अमेरिका में, और फिलहाल वहाँ पर जो 5G की टेस्टिंग थी उसको रोकना पड़ा है। ओके, और ख़ास तौर पे दिक्कत वहाँ थी जहाँ एयरपोर्ट के आसपास ही है। एक और सवाल ये भी उठ रहा है कि 5G की वजह से जो मोबाइल फ़ोन है 5G, उसके भी जो फ्रीक्वेंसी है रिसीव करने की, वो भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, लगभग 5G के बराबर की। तो ऐसे में क्या होगा कि वो भी दिक्कत कर सकते हैं फ्लाइट को। ओके, तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने, जो एयरलाइंस कंपनी है, वो सब अमेरिका जाने से उन सब ने इनकार कर दिया था। उसमें एयर इंडिया भी था। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या इंडिया में 5G की टेक्नोलॉजी की भी टेस्टिंग तो चल रही है, क्या उससे इफेक्ट नहीं हो रहा है? उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है विमानों पे? तो देखिए, 5G की अभी जो टेस्टिंग हो रही है बहुत सीमित एरिया में हो रही है, और उसको बड़े व्यापक पैमाने पे अभी तक कोई टावर में लगाया नहीं गया है। तो इस वजह से इंडिया में इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है। लेकिन चूंकि अमेरिका में ये टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे चल रही है, वो लॉन्चिंग की स्थिति में है, इसलिए इस पर काफ़ी चर्चा है। और वैसे DGCA भी, जो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन है, वो भी इस मामले को मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है, जैसा कि द हिंदू में ये इन्फॉर्मेशन आई थी। ओके, और आपको पता होगा कि इंडिया में 5G पर भी चर्चा काफ़ी हुई थी। मशहूर जो एक्ट्रेस हैं जूही चावला, उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी के मामले का विरोध किया था। वो इसके लिए वो दिल्ली हाई कोर्ट भी गई थी। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 लाख का जुर्माना भी लगा दिया था। तो एक इंपॉर्टेंट बात थी, मुझे लगता है बेसिक बात आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2021 का, यानी पिछले साल का टोटल करंट अफेयर्स का जो बुक है वो अवेलेबल हो चुका है अमेजन पे। तमाम एग्जामिनेशन में आपके काम आएगा, और काफ़ी MCQ हैं, 1250 MCQ हैं, और पूरा डिटेल एक एक क्वेश्चन पे दिया हुआ है। तो आप जरूर देख लेना इसे। जो भी एग्जामिनेशन है, चाहे UPSC हो या स्टेट का PSC हो या रेलवे हो या SSC हो या बैंकिंग ही क्यों ना हो, तो उन सब में आपके काम आ सकता है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और इसका PDF भी अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश ने नई ऊर्जा नीति जारी की है। तो इसके तहत वर्ष 2030 तक जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन है उसे कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? कितना ज़्यादा? आंसर होगा 10,000 मेगावाट। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, 10,000 मेगावाट नई ऊर्जा नीति हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने ये मंजूर की है। और इससे होगा ये 2030 तक ये लक्ष्य है कि टोटल जो विद्युत उत्पादन है, बिजली का उत्पादन है, वो 20,948 मेगावाट रखने का लक्ष्य रखा गया। और इसमें हाइड्रो, सोलर और बहुत तरह के विकल्पों को भी शामिल किया गया है। ओके, तो हिमाचल प्रदेश भारत के मैप में ये रहा यहाँ पर। ओके, तो कुल मिलाकर बिजली जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें निवेश करने की योजना बनाई गई है। अगले 9 साल में 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। ये निवेश केवल सरकारी ही नहीं होगा, इसमें प्राइवेट निवेश भी हो सकता है, और कहा गया कि इससे काफ़ी रोजगार मिलेगा, ऐसा सरकार का दावा है। ओके, और ये भी कहा गया है कि जब बिजली की कंपनियां यहाँ पर स्थापित होंगी और भी ज़्यादा, और प्लांट्स बनेंगे, तो करीब 4 करोड़ का राजस्व हर साल वो एक्स्ट्रा हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। एक और बात बता दूं कि जो 10,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन की बात करी जा रही है, वो वाटर बैटरी के तहत इसको स्थापित करने का प्लान रखा गया है। ओके, वाटर बैटरी एक खास तरह का होगा, मतलब पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। पंप स्टोरेज परियोजनाएं स्थापित होंगी, एक ऊंचाई पर, एक नीचे पर, और वो पानी को नीचे लाया जाएगा, उससे जो है वो टरबाइन चलेगा, उससे बिजली उत्पादन होगी। ओके, तो ये भी योजना नई नई तरह की वहाँ पर ये सोची गई है इस मामले में। ओके, तो हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, मैप तो देखा ही आपने। राजधानी क्या है? शिमला। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हिरोशिमा परमाणु बम से सैकड़ों गुना शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट वो किस देश में हुआ है जिसकी शॉक वेव भारत, अमेरिका सहित कई देशों तक पहुंची है? आंसर होगा टोंगा। ओके, टोंगा में ये हुआ है, और ये टोंगा जो है कई द्वीपों का एक समूह है, आबादी मात्र 1 लाख है। ओके, तो क्या हुआ, देखिए इस तरीके से समुद्र में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और भयानक हुआ ये।
परमाणु बम जो छोड़ा गया था कहाँ पर, हिरोशिमा पर, तो उससे सैकड़ों गुना था, ऐसा कहा गया। ये भी रहा, ये बड़ी तस्वीर है, बड़ा वीडियो है, ये सैटेलाइट से लिया हुआ वीडियो है, ठीक है, समुद्र के बीचों बीच में ये हो रहा है। एक बार दिखाते हैं आपको मैप के थ्रू भी। प्यारा भारत रहा ये, और यहाँ से टोंगा की ओर चलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी इस तरफ यहाँ पर है ये टोंगा। ओके, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी संवैधानिक राजतंत्र है। सम्राट का नाम टुपोआ 6 है। ओके, तो ये रहा ज्वालामुखी जो कि फटा है। ये ज्वालामुखी फटने के पहले का सैटेलाइट इमेज है। तो ये रहा द्वीप जहाँ पर ये विस्फोट हुआ था, और उसका नाम था हुंगा टोंगा हुंगा हपाई। ओके, तो ये स्थिति थी, इस तरीके से था। और ये कुछ फोटोग्राफ में दिखाना चाह रहा हूँ, 7 जनवरी 2022 का है। उस समय इस तरह से ये वोल्केनो क्रिएट, मतलब कैसे बना था। उसके बाद की ये तस्वीर है जब ज्वालामुखी फटा और फिर समुद्र में वो समा गया। ये 15 जनवरी 2022 का ये फोटोग्राफ है, और ये लेटेस्ट फोटोग्राफ है, यानी 18 जनवरी के आसपास का, जब वो ज्वालामुखी ऐसा विस्फोट हुआ कि वो अंदर, वो पूरा आइलैंड इतना बड़ा जो था वो अंदर समा गया, जो कभी इस तरह का दिख रहा था। ओके, तो वो है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये टोंगा है, और आपको बताऊँ यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं COC सोवेलिनी। ओके, ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था 1970 में, इसको आज़ादी मिली थी। अब ये सवाल उठता है कि ये कब हुआ था। 15 जनवरी को ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, और इसके कारण 20 मिनट तक समुद्र में सुनामी भी आई थी। ज्वालामुखी फटने से जो राख और गैस है वो द्वीप के आसपास समा गई, और नासा का ये कहना है कि ज्वालामुखी का विस्फोट हिरोशिमा में गिराए गए जो परमाणु बम था उसका सैकड़ों गुना था। और जैसे मैंने पहले बताया कि शॉक वेव चेन्नई यानी इंडिया, न्यूजीलैंड सहित दुनिया के कई देशों में महसूस किया गया। और अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे जो एक संस्थान है, उसके मुताबिक ये विस्फोट 5.8 तीव्रता का भूकंप के बराबर था, रिक्टर स्केल का। ओके, तो ज्वालामुखी जो विस्फोट है वो टोंगा के निर्जन द्वीप पर हुआ है, और 15 जनवरी को। और ये टोंगा की जो राजधानी है नुकुआलोफा, वहाँ से 65 किलोमीटर दूर है। मैं बताऊँ कि विस्फोट से आकाश में राख के मोटे मोटे बादल छा गए थे। कम्युनिकेशन सर्विसेज भी बाधित हो गई थी। बहुत सारे जो सबमरीन केबल हैं जो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल की जाती है, उसको भी दिक्कत हुई थी। यहाँ ये भी सवाल है कि इतनी चर्चा क्यों इस ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी तो अक्सर फटते रहते हैं, लेकिन मामला ये है, हुआ ये है कि होता ये है कि नीचे से मैग्मा जब निकलता है ज्वालामुखी विस्फोट के बाद, अगर समुद्र में फट रहा है, तो ये मैग्मा जब पानी के बीच में आता है तो भाप की एक पतली लेयर बन जाती है, जो कि इस मैग्मा को उसको ठंडा होने में मदद करती है, एक इंसुलिन की तरह प्रदान करती है। लेकिन ये प्रक्रिया तब काम नहीं आती है जब ज्वालामुखी की गैस से भरी हुई जो ये पूरा मैग्मा है उसमें विस्फोट हो जाए अगर, और सीधे पानी में ये मिल जाए। तो ऐसे में जब ये भयानक विस्फोट था, इसकी वजह से ये सीधे पानी में, मैग्मा समुद्र के पानी में मिलना लगा, और ऐसे में वहाँ विस्फोटक रासायनिक क्रिया हुई है। तो इस वजह से ये अत्यधिक खतरनाक ये ज्वालामुखी हो गया था। अब सवाल है कि क्या संभव है पता करना कि कब कहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। अभी तक तो ये बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। हाँ, पता रहता है ऐसा कि हो सकता है, लेकिन कब विस्फोट कहाँ पर हो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं, और ये है, क्वेश्चन होगा, बैंकों ने कर्ज का भुगतान न करने पर किसानों की ज़मीनें किस कानून के तहत जनवरी 2022 में नीलाम करनी शुरू कर दी, जिस पर विवाद हुआ बहुत ज़्यादा, और फिर राजस्थान सरकार ने इस पर रोक लगाई है। तो ये किस कानून के तहत ऐसा हुआ था, नीलाम करना शुरू किया था बैंकों ने? आंसर होगा राजस्थान रोडा एक्ट 1974। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर राजस्थान से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना, या उसके आसपास के राज्यों में भी। कानून का पूरा नाम है राजस्थान कृषि ऋण संक्रिया कठिनाई का निराकरण अधिनियम
1974। इंग्लिश में कहेंगे इसे द राजस्थान एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑपरेशन रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज एक्ट 1974। तो क्या है इस कानून में यही है, 1974 में ये कानून बना था और इसके अनुसार बैंक जो है वो अपने लोन की पूर्ति के लिए किसानों कष्टकारों से एग्रीकल्चर लैंड है वो ले सकती है, मतलब जबरन कब्जा कर सकता है बैंक और उसका नीलाम भी कर सकता है। लोन चुकाए बिना किसान अपनी ज़मीन नहीं बेच सकता है और ना ही इसको किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो फिर अब सवाल होता है कि आखिर क्या मामला हुआ, इतना विवाद क्यों हो गया? बहुत ज़्यादा, क्योंकि अक्सर नीलाम होते रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि वहाँ पर जब सरकार बनी थी अशोक गहलोत की, तो उससे पहले उन्होंने कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। कुछ उस पर कार्रवाई हुई भी, लेकिन बहुत सारे किसान थे जिनका कर्ज का बकाया रह गया, उन लोगों ने कर्ज भी नहीं चुकाया। तो उसकी वजह से बैंकों ने एक साथ नीलामी शुरू कर दी। ओके, तो जनवरी में नीलामी शुरू की और ये भी मामला सामने आया कि 5 लाख का कर्ज है, तो उसका बकाया चुकाने के लिए बैंक ने 45 लाख की ज़मीनों की नीलामी की घोषणा कर दी, और वो वही बहुत कम रेट में। इस तरह के मामले सैकड़ों आए, विवाद बहुत बढ़ा, पॉलिटिकल पार्टियों ने इसका मुद्दा उठाया, बीजेपी सहित। इसके बाद फिर जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बयान जारी किया और कहा कि ये इस पर नीलामी पर रोक लगाई जाती है और जो बैंक हैं वो नीलाम नहीं कर पाएंगे। अपने जो अधिकारी हैं, डीएम हैं, उन सबको ये कहा गया कि रोक दिया जाए। ओके, और सरकार का कहना है कि एक बिल भी पास हुआ था इस तरह की नीलामी को रोकने के लिए, लेकिन अभी वो गवर्नर के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। किसानों को इस पर भी आपत्ति थी कि बड़े बड़े विजय माल्या जैसे लोग तो बैंकों का पैसा लेके भाग रहे हैं और इनके पास छोटी सी रकम है, फिर इनकी ज़मीन ही नीलाम कर दी जा रही है। ज़मीन नहीं रहेगी तो आगे कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। राजस्थान की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कलराज मिश्र। राजधानी जयपुर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 उसका महिला एकल खिताब किस भारतीय ने जीता है? आंसर होगा पीवी सिंधु, उन्होंने जीत लिया है ये अवार्ड। एक इम्पॉर्टेंट प्रेस्टिजियस ये टूर्नामेंट होता है। 26 साल की हैं पीवी सिंधु, दूसरी बार महिला एकल का खिताब जीता है। इससे पहले उन्होंने 2017 में भी यही खिताब जीत लिया था। किसको हराया? तो मालविका को हराया। ओके, पीवी सिंधु 2 बार की ओलंपिक मेडल विजेता रही हैं। ये सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट ये क्या है, क्यों है इतना प्रेस्टिजियस? देखिए, इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था। यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन ने 1991 में इसको शुरू किया था और ये जो टूर्नामेंट है वो सैयद मोदी की याद में आयोजित किया था। सैयद मोदी जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स जो 1982 में हुआ था, उस समय उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। तो उसके बाद ये आयोजित होता रहा और अब इसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF वो आयोजित करवाता है। ओके, अब मैं आगे बताऊं कि पुरुष सिंगल का जो खिताब था वो फिलहाल रद्द कर दिया गया है, मतलब रोक दिया गया, क्योंकि फाइनल के जो खिलाड़ी थे उनमें से एक को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 उसका मिश्रित युगल यानी मिक्स डबल्स खिताब किसने जीता है? आंसर होगा ईशान भटनागर और तनिषा ब्रास्टो, दोनों भारतीय खिलाड़ी हैं। ओके, और अगर बात होगी वुमेन डबल्स की तो उसमें मलेशिया की खिलाड़ी अन्ना चिंग चेओंग और तेई मेई जिंग, तो उन दोनों ने जीता। वुमेन्स, मेंस इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन, WHO ने कोविड-19 महामारी से मरीजों को बचाने के लिए किन 2 दवाओं के इस्तेमाल की मंजूरी 2022 में जनवरी में दी है? आंसर होगा बेरिसिटिबिन और सोट्रोविमैब। तो ये दोनों दवाएं हैं। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की अभी हाल ही की। तो जो दवा है, एक ये दवा है और दूसरी ये दवा है। तो महामारी के मरीजों के लिए जो कोविड-19 है उसके इलाज के लिए
ये जारी किया गया। ये मूलतः कोविड-19 की दवा नहीं है ये दोनों, ओके। ये अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी। पहले से ये दवा है। बेरिसिटिनिब जो है वो गठिया या रूमेटाइड, आर्थराइटिस, इन सब में प्रयोग की जाती है। लेकिन ये कोविड-19 के मरीजों को वेंटिलेटर पर जाने से बचा सकती है, ऐसा एक्सपर्ट का दावा है। तो उसके बाद WHO ने इसके बारे में रिसर्च करवाया और फिर इसको परमिशन दे दी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, तो उसने किस देश को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी ALH Mk3 इसे एक्सपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट उसको जनवरी 2022 में मिला है या उसने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट? आंसर होगा मॉरिशस, ओके। ये हेलीकॉप्टर है, तो इसे मॉरिशस के सरकार के साथ बातचीत हुई और उसने खरीदने की बात कही और अब इंडिया ने यानी HAL ने इसको एक्सपोर्ट करने का जो है वो साइन किया है मॉरिशस के साथ, ओके। मॉरिशस पुलिस फोर्स जो है वो इसका इस्तेमाल करेगी वहाँ पर, ओके। तो एक बार मॉरिशस दिखा देता हूँ कहाँ पर है ये देश। छोटा सा देश है मॉरिशस, उसके बारे में आपको बताऊँ। ये रहा प्यारा भारत, ओके। और यहाँ से जब हम चलेंगे अफ्रीका के पास में, ये है मेडागास्कर, और इसी के पास में यहाँ पर ये रहा मॉरिशस। छोटा सा द्वीप है और इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारतीय मूल के हैं, प्रविंद जगन्नाथ। ये रहा, ओके, ये मैप। तो हेलीकॉप्टर HAL ने एक्सपोर्ट करने का तय किया है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था उसके फोटोग्राफ है जो आप देख रहे हैं। इंडियन और मॉरिशस के जो अधिकारी हैं उन्होंने साइन किया है। और ये जो हेलीकॉप्टर है HAL का, ये एक मल्टी रोल मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। भारतीय सेना ने भी कई बार इसका उपयोग किया है और कई जगह इस उपयोग भी कर रही है। विदेशों में प्राकृतिक आपदा के दौरान जीवन रक्षक मिशनों के तहत इसका इस्तेमाल किया जाएगा और इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। इससे पहले इंडिया ने डोर्नियर विमान भी मॉरिशस को दिए थे सितंबर 2021 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ईरान के चाबहार पोर्ट पर किन 3 देशों ने जनवरी 2022 में संयुक्त नौसैन्य अभ्यास किए? आंसर होगा ईरान, रूस और चाइना। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चाबहार पोर्ट जो है उसे इंडिया ने डेवलप किया है और इंडियन जो कंपनी है उसके कंट्रोल में है वो, और उसी के आसपास ईरान, रूस और ऊपर से चीन वो वहाँ पर युद्धाभ्यास कर रहा है। ईरान रूस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है इंडिया के लिए, लेकिन इसमें चीन भी शामिल हुआ है। 3 दिवसीय ये युद्धाभ्यास चला है, 20 जनवरी से 3 दिन तक चला है और तीनों जो देश हैं उसके 11 वारशिप वगैरह वगैरह, जहाज, पनडुब्बियाँ, इन सब ने इसमें हिस्सा लिया, ठीक है। और एक बार चाबहार पोर्ट भी ले चलते हैं। ये रहा प्यारा भारत सामने और यहाँ ये रहा ईरान। तो ईरान में इस जगह पर ये है चाबहार पोर्ट, ओके। इंडिया ने बनाया था, एक बार जूम करके दिखाते हैं आपको चाबहार पोर्ट। ये रहा पोर्ट, इंडिया ने डेवलप किया। क्यों? क्योंकि हमें पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया में जाना था। सेंट्रल एशिया में जाने का जो इंडिया का रास्ता था वो पाकिस्तान होकर जाता था और पाकिस्तान उसमें अड़ंगे लगाता था, अफ़गानिस्तान सहित उस तरफ के देशों में, सेंट्रल एशिया में। यानी अगर यहाँ जाना है इन मुल्कों में तो हमें पाकिस्तान होकर जाना होता। तो इंडिया ने ये तय कर लिया कि हम एक पोर्ट ही बना देते हैं ईरान में, और यहाँ से इंडिया ये जो चाइना यहाँ पर पोर्ट बना रहा है इस जगह पर, यहाँ भी निगरानी कर लेता है, ओके। तो अमेरिका से जो टेंशन चल रहा है रूस का, ईरान का और चीन का, तो उसकी वजह से तीनों देशों ने यहाँ पर ख़ास तौर पे नौसैन्य अभ्यास किया है। ईरान की बात कर लें, प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईसी, राजधानी तेहरान है। रूस इसमें हिस्सा लिया, तो रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कैपिटल कौन क्या है? मॉस्को। और चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग, और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
आगे का क्वेश्चन ये रहा, इंडिया ओपन 2022 उसके मेंस सिंगल्स सुपर 500 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर होगा लक्ष्य सेन। ओके, लक्ष्य सेन ने ये जीता है। इंडिया ओपन ये टूर्नामेंट है, न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मशहूर थिएटर एक्ट्रेस शाओली मित्रा का निधन हो गया 16 जनवरी 2022 को। तो उन्होंने किस बंगाली फिल्म में अभिनय किया था, एक्टिंग की थी? आंसर होगा जुक्ति, तको और गप्पू। ओके, मशहूर थिएटर आर्टिस्ट थी, फोटोग्राफ ये रहा, और दक्षिण कोलकाता में जो उनका आवास है वहीं पर निधन हुआ। 73 ईयर की थी, हार्ट से संबंधित बीमारी से ग्रसित थी और बहुत लंबे समय तक थिएटर में काम किया। फिल्म एक थी बंगाली फिल्म, उसमें काम किया था। 1974 में आया था ये जुक्तो तको आर गप्पू, मशहूर फिल्म बनी थी ये। बहुत सारे अलग अलग नाटकों में इन्होंने काम किया है, तो इनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी? आंसर होगा आयशा मलिक। ओके, 55 ईयर की हैं जस्टिस आयशा मलिक, तो उनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है। ये फोटोग्राफ रहा, और वो पहली महिला हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाली पाकिस्तान में। तो जब भी पहली महिला या पहली बार कुछ होता है तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान इस वजह से भी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य से लापता हुआ युवक चीनी आर्मी को मिला है? ऐसा सरकार का कहना है। आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए 19 जनवरी 2022 को एक युवक है मीरम तोरन, तो वो लापता हो गया था। तो इनमें से एक ये लापता हो गया था, और ये आरोप था कि इन दोनों को चीनी आर्मी जो है यानी PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी उसने पकड़ा था, लेकिन ये भाग कर आ गया था, छूट के। और ये पकड़ा गया तो चाइनीज़ आर्मी पकड़ के ले गई थी, लेकिन ये आरोप लगाया था अरुणाचल प्रदेश के ही वहाँ से सांसद हैं उन्होंने। शुरू में चीनी सेना ने कहा कि हमें तो कुछ पता नहीं है। बाद में चाइनीज आर्मी ने इंडियन आर्मी से कहा कि एक व्यक्ति मिला है, लड़का मिला है, और उसकी शिनाख्त कर रहे हैं हम। तो शिनाख्त भी हो गई है, अब वो इंडिया लाया जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश मैप में यहाँ पर रहा ये, और इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। और गवर्नर कौन है? BD मिश्रा। ओके, और चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना। कल फिर मिलेंगे मॉर्निंग को, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।